Hello learners, welcome back to e-learning with another class on business finance. This is Priya Barnwal and आज हम अपने business finance की सीरीज का पार्ट 8 करेंगे. ओके, दिस इज पार्ट 8 और आज हम पार्ट 8 में ट्रेड ऑफ थ्योरी, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की. ओके इससे पहले पार्ट 7 तक मैंने आपको एनआई एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी और आपका एमएम अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं जो हमारे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चाहे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या आपके मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये टॉपिक. तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ये पूरा यूनिट देख सकते हो. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस करो, ऑल पे भी क्लिक कर देना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें. और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना. तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास. तो देखते हैं हम ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या होती है. तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या होती है? द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स. ट्रेड ऑफ थ्योरी में बोला गया कि जो हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, मींस जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं. तो वो कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं? एजेंसी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. तो आपने देखा होगा इससे पहले हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं उन सारी थ्योरीज में आपका सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड को ही कंसीडर करा गया है. चाहे आप एमएम अप्रोच ले लो या जो भी अप्रोच लो, उन सारे अप्रोचेस में इंटरेस्ट टैक्स शील्ड को ही सिर्फ कंसीडर किया गया. बोला गया जब आप डेट लेते हो तो आपको इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिलती है, सिर्फ बेनिफिट की बात कही गई. लेकिन ये जो ट्रेड ऑफ थ्योरी है इसमें बोला गया कि ये जो एजेंसी कॉस्ट और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट होती हैं ये भी अफेक्ट कर रही होती है डेट को. डेट जब हम लेते हैं तो उसको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं. तो अब ये होती क्या है? तो एजेंसी कॉस्ट का मतलब है जब आप डेट इशू कर रहे हो या फिर कभी भी जब आप कैपिटलाइज कर रहे हो अपने फर्म को, तो आपको जो एजेंट को कॉस्ट देनी पड़ती है, लाइक ब्रोकर्स वगैरह हो गए. ओके, तो एजेंट को जो कॉस्ट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट. और कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब है जब आपकी कंपनी में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है, मतलब स्ट्रेस है कंपनी पे, लाइक आप देखो इन्फ्लेशन का जो टाइम होता है या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, कैसा भी सिचुएशन है, आपको पता है आपको डेट पे देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, राइट. तो ये जो कॉस्ट देते हैं ना हम ऐसी हालत में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. ओके. और इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मींस जो आपको इंटरेस्ट देते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. ओके. तो देखो ट्रेड ऑफ थ्योरी में इन तीनों चीज़ों को कंसीडर किया गया. तो ये 2 चीज़ें न्यू लाई गई ट्रेड ऑफ थ्योरी में. और ट्रेड ऑफ थ्योरी में क्या होता है, इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ अ लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू जब ये आपका इक्वल साइन होगा यहाँ पे. ओके. जब आपका वैल्यू फॉर्म का की जो वैल्यू है, सॉरी लिवर्ड फॉर्म की जो वैल्यू है वो अनलिवर्ड फॉर्म के इक्वल तब होगी जब अनलिवर्ड फॉर्म में आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, जो आपको टैक्स शील्ड मिल रहा है, जो आपको बेनिफिट हो रहा है, उसको ऐड करते हो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो आपको लॉसेज हुई है उनको सब्ट्रैक्ट करते हो. तब अगर वो इक्वल हुआ लिवर्ड फॉर्म के, तो मतलब आपकी कंपनी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे है. अब फिर से इसको रिपीट करती हूँ, देखो क्या बोल रहा है, शॉर्ट में समझते हैं. ये आपकी वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म है और ये आपकी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म ले लो. ओके. तो ये दोनों इक्वल, इसमें तो आपका डेट है, इसमें आपका डेट नहीं है, तो ये इसके इक्वल तब होगी, हम तब मानेंगे कि डेट लेकर मुझे फ़ायदा हुआ है जब जो अनलिवर्ड फॉर्म है उसमें आप टैक्स शील्ड को ऐड करो और उसमें से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को सब्ट्रैक्ट करो, और फिर भी आपकी वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म इक्वल होती है अनलिवर्ड फॉर्म से, तो आप मानोगे कि हाँ मैंने लिवरेज ली, मैंने डेट लिया, तो मेरी कंपनी को बेनिफिट हुआ है. तो ये बताती है ट्रेड ऑफ थ्योरी. ओके. नाउ देखो, the trade-off theory states that capital structure is based on a trade-off between tax savings and distress cost of debt. trade-off theory क्या बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेड ऑफ करती है, ट्रेडिंग करती है, किन के बीच?
टैक्स सेविंग, जो मुझे टैक्स मिल रही है, जो मुझे बेनिफिट हो रहा है, मेरा जो इनफ्लो हो रहा है, एंड डिस्ट्रेस कॉस्ट ऑफ डेट, और जो आपको पे करना पड़ रहा है डेट पे। तो इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों में ट्रेड ऑफ जो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रेड ऑफ थ्योरी। ओके ना, वैसी फर्म्स जो सेफ हैं, जो टैंजिबल एसेट्स हैं, जिनके पास काफ़ी टैक्सेबल इनकम है, काफ़ी अच्छी टैक्स शील्ड मिलती है जिनको, तो वैसे फर्म को क्या करना चाहिए, वैसे फर्म्स को टारगेट डेट रेशियो, हाई टारगेट रखना चाहिए डेट रेशियो पे, डेट ज़्यादा लेना चाहिए उनको। और साथ ही ये भी बोला गया है, लेकिन जब फॉर्म अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकती ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लेगी तो कॉस्ट ऑफ डेट भी आपका बढ़ टैक्स नहीं, सॉरी, डेट, जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लेगी तो कॉस्ट ऑफ डेट भी तो बढ़ जाएगा। तो ये बोला गया है कि हाँ, तो ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अज्यूम टू इंक्रीज द डेट लेवल। तो जो डिस्ट्रेस होता है, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है कंपनी का, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, और इसकी वजह से हमें डेट भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं चल सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपकी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में किसने दिया पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, तो ये दिया है डोनाल्डसन ने। ओके, दिस लीड्स टू द फॉलोइंग पेकिंग ऑर्डर इन द फाइनेंशियल डिसीजन। अब इसमें क्या है, पेकिंग ऑर्डर मीन्स जो आप फाइनेंस करते हो, जब अपनी कंपनी को कैपिटलाइज कर रहे होते हो, तो आपको किस तरह से कैपिटलाइज करना चाहिए, किस ऑर्डर में कैपिटलाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें रिटेन्ड अर्निंग में से फाइनेंस करना चाहिए कंपनी को, इंटरनल कैश फ्लो में से। ओके, रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने प्रॉफिट में से बचा कर रखे हैं, तो उसमें से सबसे पहले हमें फाइनेंस करनी चाहिए, और उसके बाद हमें डेट पे जाना चाहिए, क्योंकि डेट पे ऑब्वियसली हमें टैक्स शील्ड मिल रहा होता है, और उसके बाद ही हमें, जब इन दोनों से ऊपर वाला दोनों, इन दोनों केसेस से काम नहीं बनता, फिर हमें इक्विटी इशू करनी चाहिए। ओके, अब देखो रीज़न क्या है, इक्विटी पहले क्यों नहीं इशू करनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्म इक्विटी इशू कर देती है पहले, तो द इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि मैनेजर्स आर मोर लाइकली टू इशू व्हेन शेयर्स आर ओवर प्राइज्ड, कि मैनेजर्स ने इसीलिए शेयर्स इशू करा है क्योंकि शेयर्स ओवर प्राइज्ड हैं। तो बैड सिग्नल जाती है जब आप पहले ही इक्विटी शेयर इशू कर देते हो। ओके, लाइक होता है ना, हमारा गर्ल्स तो मतलब बहुत ज़्यादा सेल के पीछे भागती हैं, सेल लगा है तो चलो हो आते हैं, लेकिन साथ साथ माइंड में ये भी चलता है ना कि अगर हम कि सेल पे का सामान लेने तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सामान कैसा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी सेल पे लगाया है, कम प्राइस पे लगाया है ना। तो वैसे ही इन्वेस्टर्स यहाँ सोच रहे होते हैं कि शायद ओवर प्राइस्ड है सामान, सॉरी शेयर्स। ओके, वो बताकर सामान ही चल रहा है माइंड में, हाँ तो शेयर्स है, ऐसा सोचते हैं फिर इन्वेस्टर्स कि शेयर्स जो है वो ओवर प्राइस्ड है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, therefore firms prefer to issue debt as this will allow the firm to raise funds without sending adverse signals to the stock market। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बैड सिग्नल जा रहा है इक्विटी इशू करने पे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट ही इशू करना चाहिए, और बाद में हमें इक्विटी पे आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी स्टेट्स दैट इंटरनल फाइनेंसिंग इज प्रीफर्ड ओवर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। पेकिंग ऑर्डर, एक सेकेंड, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी बताती है कि हमें इंटरनल फाइनेंसिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए हमेशा, मतलब रिटेन्ड अर्निंग को प्रेफरेंस देना चाहिए ओवर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। बाहर से जितना ज़्यादा हो सके कम लो। ओके, ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके डेट भी कम लो, और आप इक्विटी भी कम इशू करो। हमें ट्राई क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम रिटेन्ड अर्निंग ही लें, और अगर हम एक्सटर्नल करते भी हैं तो एक्सटर्नल में पहले डेट करो, उसके बाद इक्विटी इशू करो। ओके, ये बोला गया है। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी बताती है कि क्यों प्रॉफिटेबल फर्म्स के लो डेट रेशियोज होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज देखोगे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, लाइक आप एक एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस।
ओके। तो इन्फोसिस का क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डेट नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ किया है, जो प्रॉफिट में से जो बचा है उनके पास, रिटेन्ड अर्निंग्स जो है उनके पास, तो वो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग को, वो डेट कम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये रीज़न है, ये इसीलिए दी गई है आपकी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, जिसमें आपको ऑर्डर बताई गई हैं। ओके। अब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है आपकी? सिग्नलिंग थ्योरी। किसने दिया? मयर्स ने दिया है आपकी सिग्नलिंग थ्योरी को। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो सेम है ऑलमोस्ट आपका सिग्नलिंग थ्योरी, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात कही गई है। मतलब आपने देखा होगा पहले जितनी भी थ्योरीज हमने करा था उसमें बोला जा रहा था कि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब सबको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, सबको एक जैसे ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट के बारे में। लेकिन सिग्नलिंग थ्योरी में मयर्स ने कहा कि नहीं, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टर्स को सारा कुछ नहीं पता। जैसे पहले हमने पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में देखा ना कि इन्वेस्टर्स सोच रहे होते हैं कि शायद शेयर्स ओवर प्राइस्ड है, इसीलिए बेची गई, निकाली गई है, इशू की गई है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसीलिए इशू की गई है क्योंकि सच में कंपनी को नीड हो। क्या पता, हो सकता है कंपनी को सच में नीड हो। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजर हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन दैन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ओके। और इसमें बोला गया है वही, इशू ऑफ इक्विटी कन्वेज बैड सिग्नल टू पब्लिक। पब्लिक को बैड सिग्नल जाता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी इशू करते हो। और इशू ऑफ डेट इज़ बेटर दैन इक्विटी, और इसीलिए डेट को इशू करना अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। तो ये बोला गया है आपके सिग्नलिंग थ्योरी में कि कौन सी सिग्नल जाती है, कैसी सिग्नल जाती है जब आप इक्विटी इशू कर रहे होते हो। और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इस थ्योरी में। ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। आपको अब सारी थ्योरी समझ आ गई हूँ अच्छे से, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस कर दो, ऑल पे भी क्लिक कर लेना फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और टेलीग्राम पे ये मेरा चैनल है टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके आप सर्च करो, यहाँ से आप मुझे वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन करो इस चैनल को, सो दैट आपको डेली फ्री क्विजेज मिल सके फॉर पेपर 1। मैं यहाँ डेली क्विजेज करवाती हूँ पेपर 1 की, और पेपर 2 कॉमर्स की भी अपनी क्विजेज चलती हैं। तो आप उसके लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो आई होप you like the class. So that's all for today's class. Thank you. Keep learning.